गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में एक चर्चा करते हैं, छोटी सी चर्चा करते हैं, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो नई व्यवस्था आई ऑनलाइन की, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, कक्षा में जाते थे, बाद अपने जो प्रश्नों का उत्तर शिक्षक से लेते थे, है ना, उनसे कुछ पूछते थे। लेकिन ये धीरे धीरे समय परिवर्तन, इस पेंडेमिक दौर में, जो कोरोना जैसी महामारी है, इस दौर में हम बाहर निकलना, सरकार द्वारा इतने प्रयत्न करना आदि बहुत सी जो चीज़ें हैं, उसको सुनियोजित ढंग से नहीं कर पाने के कारण आज हम ऑनलाइन जो कक्षा है, ऑनलाइन क्लासेस है, उसकी ओर अग्रसर हुए हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे हम लोग भी घर बैठे आपको जो शिक्षण कार्य है वो करवा सके, और आप भी घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसके गुण के साथ साथ दोष भी बहुत है कि बहुत सी कुछ चीज़ें, एक तरह से देखा जाए तो ये वन वे हो गया, जिसमें एक शिक्षक छात्रों से कुछ नहीं पूछ सकता और छात्र भी शिक्षक से कुछ नहीं पूछ सकते। तो इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अटपटी लग रही है, जैसा कि हम खुद ने ये इस चीज़ को महसूस किया है कि जब हम फर्स्ट बार में ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू करने के पक्ष में थे, तो बहुत सी दिक्कतें भी हमारे सामने आई कि ऑनलाइन वीडियो कैसे बने, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किस तरह की वीडियो बनाए जिससे थोड़ा समझ में आए, कैसे वीडियो बनाए जो ईजी रहे, बच्चों को एक साथ नोट्स के तरीके से, जो हम स्लाइडें दे रहे हैं आपको, तो स्लाइडों के थ्रू आपको नोट्स भी मिल सके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप इतने हताश नहीं होना, मत होइए कि ये जो नई परंपरा है, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर करे कि बहुत ज़्यादा समय तक ये ना रहे, क्योंकि इस व्यवस्था के दोनों, जो ये व्यवस्था है, ये प्रतिकूल व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है। तो इस व्यवस्था से आप और हम थोड़ा प्रयासरत रहे, और जो हमारा शिक्षण कार्य है और आपका जो अध्ययन है वो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता रहे। और सरकार का भी ये प्रयास है कि जिस दिन कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद अगर ये कोरोना जैसी महामारी थोड़ी कम हो, तो उसके बाद में वापस ये पूरे जो ऑफलाइन वाली व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से किए लागू किया जा सके। तो अब मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जब ये पूरा चैप्टर होगा प्लेटो का पूरा, तो उस चैप्टर के बाद मैं एक बोर्ड के ऊपर एक ऐसी क्लास लूंगा जिसको आप इजी वे समझ सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था। एक मैराथन क्लास लेंगे, मैराथन मतलब समझते हैं, बहुत लंबी क्लास, उसके अंदर सभी पॉइंटों को हम एक साथ शॉर्ट रूम में समझा देंगे कि आपको, अभी मैंने बोर्ड का यूज नहीं किया है, आपको पूरा जो नोट्स के रूप में पूरा स्लाइडें प्रोवाइड करवाई है, उसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन जो अब नेक्स्ट जो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, जो जिस दिन लास्ट ये इसका एंडिंग होगा, तो उस दिन आप उसकी जो अगली क्लास, उसके अंतर्गत मैं ये करूँगा कि बोर्ड के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने का वापस पुनः प्रयास करूँगा, और शॉर्ट रूप में, कि आपको जो इजी समझ सकते हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि अगर आप आगे की कक्षाओं की या आगे फॉर फ्यूचर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर, तो आपको विस्तृत रूप से ही अध्ययन करना पड़ेगा, इसका डिस्क्राइब रूप से, मतलब वर्णनात्मक रूप से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अन्यथा आगे ये जो विषय है बहुत आपको कठिन लगने वाला है, क्योंकि आगे भी इन्हीं चीज़ों का विस्तृत रूप आपके सामने आएंगे, और ये विचारक, ये सभी चीज़ें आपको वापस पुनः पढ़ने को मिलेगी। इसलिए आप अगर आगे कुछ करना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान को लेकर आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो विशेषतः इसे वर्णनात्मक रूप में ही पढ़ें, और घर पर बैठे बैठे नोट्स तैयार करें, आदि नोट्स तैयार करें, और पीडीएफ जो फाइल है, हो सकती मेरी कोशिश रहेगी वो भी मैं तैयार करके देने की कोशिश करूंगा। और साथ में जो लास्ट चैप्टर का जो लास्ट डे होगा, उस दिन मैं आपको पूरा बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा।
अब हम चलते हैं हमारी अगली क्लास की ओर। इस क्लास में हमने इस क्लास से पहले हमने तीन जो मुख्य बिंदु थे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और प्लेटो का साम्यवाद, जिसमें प्लेटो के साम्यवाद में हमने संपत्ति का साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद का पूर्णतया अध्ययन किया। अब जो अगला बिंदु है दार्शनिक राजाओं का शासन। अगला बिंदु क्या है? दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो दार्शनिक राजाओं के शासन के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। दार्शनिक राजाओं का शासन। अब दार्शनिक राजाओं के शासन के बीच में एक मत तो क्लियर हो गया आपका, जब हमने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। आपको वापस पीछे की ओर ले जा रहा हूं। जब हमने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में। कौन कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को देखा जाए तो भी प्लेटो ने 2 भाग कर दिए, जिसमें 6 से 18 वर्ष तक, और फिर दूसरी जो समय काल था 18 से 20 वर्ष तक। तो 18 से 20 वर्ष तक की आयु में उसने क्या किया? सैनिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा। उसके बाद में बौद्धिक और क्रियात्मक की एक 20 वर्ष की आयु के बाद बौद्धिक और जिसने सैनिक शिक्षा पूरी कर ली है उसकी बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा होगी। किस आयु में? 20 वर्ष की आयु में। फिर वही व्यक्ति उच्च शिक्षा की ओर, जिसमें अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग ही हिस्सा ले सकते थे। फिर 20 वर्ष के बाद में जो उस परीक्षा में पास होता, फिर 10 वर्ष के लिए उसे विभिन्न विषयों का अध्ययन करना पड़ता। फिर 10 वर्ष मतलब कितने वर्ष की उम्र होगी? 20 से 10 साल जोड़ने पर 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु के बाद भी एक और परीक्षा होती। उसे पास करने के बाद में 5 वर्ष का एक और निश्चित कोर्स, जिसके अंदर गणित, तर्क, दर्शन आदि विषय पढ़ने पड़ते थे। तो इस तरह से क्या हो गया? 25 वर्ष तक की आयु तक वह व्यक्ति पढ़ता रहता। फिर 35 वर्ष की आयु तक वह पढ़ता रहता। फिर 35 वर्ष के बाद में 15 साल तक अपने अनुभवों के आधार पर जीवन में उस परिस्थितियों को, जो उसके संकट, उसके सामने जो समस्या आई, उसको सामना करते हुए वो व्यक्ति जब 50 वर्ष की आयु पूर्ण करता तब तक वो ज्ञानार्जन करता रहता। और प्लेटो के विचारों के अंदर क्या कहा गया कि जिसने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, पूर्ण करने के बाद में जो व्यक्ति ही जिसने समस्या समाधान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया, वह व्यक्ति ही दार्शनिक या राजा या शासक बन सकता था। तो इसके बारे में हमने इतना पहले पढ़ चुके हैं कि दार्शनिक राजा को शासन, तो शासक या राजा बनने के लिए इतना जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में प्लेटो ने हमें बताया है। अब प्लेटो दार्शनिक राजाओं के शासन के बारे में क्या कह रहा है? पैराग्राफ के अंदर लिखा है, फोस्टर के अनुसार, फोस्टर एक राजनीतिक जो विचारक था, वो क्या कह रहा है दार्शनिक राजाओं के शासन के बारे में? इन्वर्टेड कोमा, प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। क्या कहा? प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। तो प्लेटो क्या कह रहा है कि जो शासन व्यवस्था है किसके हाथ में हो? राजा के हाथ में हो, लेकिन वो राजा कैसा हो? दार्शनिक। और दार्शनिक राजा कब बनेगा? जब उसने जो शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जो 50 वर्ष तक की आयु, 35 के बाद भी 50 वर्ष की, जो 15 वर्ष की आयु के अनुभव प्राप्त किया हो, वही व्यक्ति दार्शनिक राजा या शासक बन सकता है। तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण संभवतः प्लेटो राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, किंतु उसकी तत्कालिक समाज में जो बुराइयां देखी उससे वे राजनीति से विमुख हो गया और स्वयं राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग लेते हुए राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया। जो उसकी जो तत्कालिक व्यवस्था थी, उसने जो समाज में जो बुराइयां देखी उसे दूर करने की उसने चेष्टा की। और आपने देखा होगा कि जब उसकी आयु 28 वर्ष की थी, है ना, वो 20 वर्ष की आयु में अपने गुरु सुकरात के पास गया। 8 वर्ष तक उन्होंने उसके सुकरात के साथ प्लेटो ने अध्ययन किया
और 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया गया, है ना, ये आपने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के अंदर ये चीज़ें सब पढ़ी। तो उस समय जो व्यवस्था देखी उसने, राजनीतिक व्यवस्था, तो उससे वो बहुत आहत हुआ और उसने राजनीतिक जीवन, जो राजनीतिक से विमुख होकर उसने राजनीति की जो बुराइयां थी उसको दूर करने का के उपायों पर विचार किया। पर्याप्त मनन के बाद उसने इस विचार को अपनाया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों का उपचार हो सकता है। तो अंततः सभी बातों पर उसने मनन चिंतन करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि शासक, दार्शनिक और शासक सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति द्वारा ही, मतलब बुद्धि संपन्न के लिए उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बहुत लंबी अनवरत रूप से जारी रखने की, मतलब ज्ञान सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जो विकास और ज्ञान अर्जन किसी भी उम्र में हो सकता है। तो उसने सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों का उपचार हो सकता है। अपने इस विचार को प्रतिपादन करते हुए उसने रिपब्लिक में लिखा है। रिपब्लिक क्या था? प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। रिपब्लिक में लिखा है, इन्वर्टेड कोमा, हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं होंगे या संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं होगी। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये जो रिपब्लिक में जो कथन प्लेटो ने लिखा उसमें ये क्या लिखा कि राजा कौन सा होना चाहिए? दार्शनिक, है ना। दार्शनिक राजा मतलब वो राजा जो सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो, है ना, जिसने हर संघर्षों, हर विषयों का ज्ञाता हो, सब अन्य शास्त्रों का ज्ञाता हो, वो व्यक्ति ही दार्शनिक राजा बन सकता है। तो उसने ये लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा। नगर और राज्य है, हमारे जो राष्ट्र है, राज्य है, उसमें कष्ट का अंत कब तक नहीं होगा? जब तक कि सर्वाधिक या दार्शनिक राजा नहीं होंगे। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेगा, जब तक हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो सकता, या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं होगी। जब तक संसार में नरेश बोलते हैं राजा को, किंग को, है ना, और युवराज जो राजकुमार होते हैं उनमें दर्शन की भावना, जो दर्शन की भावना जब तक नहीं आएगी और उनकी भावना और सत्ता नहीं होगी, जब तक उनकी उनमें ये भावना नहीं आएगी, जब तक वो समाज में बुराइयों की अंत नहीं कर सकते। इस संबंध में प्लेटो की विचारधारा सुकरात के इस विश्वास पर आधारित है कि इन्वर्टेड कोमा दर्शन की आत्मा के देखभाल की कला है। दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। यद्यपि प्लेटो सामान्यतः एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है। प्लेटो क्या चाहता है कि एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करना के पक्ष में है, किंतु उसका विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो, यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति, जिसकी शिक्षा अच्छी हो, चरित्र अच्छा हो और दूरदर्शिता, जो आगे की सोचने वाला हो, आदि जो गुण से संपन्न व्यक्ति हो, तो दार्शनिक राजा को इसके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। अगर राजा इतना गुणी नहीं है तो जो व्यक्ति शिक्षा, चरित्र श्रेष्ठता और दूरदर्शिता आगे सोचने वाला हो, उसके साथ मिलकर अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेना है। उसके अपने कोई हित नहीं होते, वे संपूर्ण समुदायों के हितों को ही दृष्टि में रखता है। मतलब जो दार्शनिक राजा है उसका स्वयं हित नहीं होता, वो संपूर्ण राष्ट्र, जन कल्याण, प्रजा कल्याण आदि जो राष्ट्र हित के बारे में वह सोचता है। उसमें तृष्णा और इंद्रिय विषयों की भोगने की लालसा नहीं होती। उसमें इंद्रिय तृष्णा और
भोग विलास की जो भावना होती है दार्शनिक राजा में नहीं होनी चाहिए या लालसा नहीं होती। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह सत्य का अन्वेषक है, मतलब वह सत्य की खोज करने वाला होता है। कौन? दार्शनिक राजा। और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। प्लेटो ने भी क्या बताया कि 35 वर्ष की से 50 वर्ष की आयु तक, 15 वर्ष तक वो क्या करेगा? जीवन की अनेक कठिनाइयों के साथ साथ उसका सामना करके वो अपने जीवन को पूर्ण करेगा। वे सत्य, शिव और सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। सत्य सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वे सत्य, शिव और सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक और उसकी निरंकुशता उसकी आधारभूत मान्यताओं का स्वाभाविक और न्यायसंगत परिणाम है। अब आलोचना के संदर्भ में हम देखते हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में अनेक गंभीर दोष हैं, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो जो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के जो विचार दिए, उनकी भी आलोचना हुई है, और किन किन बिंदुओं पर आलोचना होगी वो उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करना। आलोचक कहते हैं, जबकि आपने देखा होगा जब प्लेटो का न्याय व्यवस्था थी, प्लेटो की न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और प्लेटो का जो साम्यवाद, उसमें क्या था? प्लेटो ने जो समाज में तीन वर्ग, राज्य में तीन वर्ग बनाए, जिसमें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग। जो शासक वर्ग था उसके हाथ में ये सीमित सत्ता दे दी, वो पूरा राज्य का संचालन करेगा, ठीक है। और वो भी जो समाज में उत्पादक वर्ग, जो सैनिक वर्ग या कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में रहेगा, उसका निर्धारण वही खुद करेगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था प्लेटो ने दी, तो वो क्या कह रहा है, आलोचक क्या कहते हैं कि निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करना। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो राजा क्या हो जाएगा? तानाशाह। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो क्या आलोचक क्या कह रहे हैं कि प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित एक सत्ता शक्ति दे दी, कि असीमित शक्ति किसके पास होगी? शासक के पास होगी, और शासक वही दार्शनिक राजा होगा, ठीक है ना। तो देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यद्यपि प्लेटो ने शासक पर 4 प्रतिबंधों का उल्लेख किया है, जैसा कि 4 प्रतिबंध हमने पहले, 4 नियम हमने इससे पूर्व देखे हैं, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं है उस पर निरंकुश बनाने से रोके, उसे निरंकुश बनाने से रोके। शासन की असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता। शासन की असीमित सत्ता मतलब शासक के हाथ में असीमित सत्ता होगी तो वह जनहित में की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता। सत्ता का मद स्वाभाविक है, और प्लेटो ने दार्शनिक को निरंकुश शासन का अधिकार देकर उसे सत्ता के मद में दूषित और भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ा दी। क्या किया प्लेटो ने कि जो शासक वर्ग को संपूर्ण शक्तियां देकर क्या कर दिया? एक तरह से आलोचक क्या कह रहे हैं, उसने निरंकुश शासक बना दिया है, और उस शासक को जो सत्ता के मद में दूषित कर दिया है।
इस पे आलोचना करते हुए लॉर्ड एक्टन एक कथन कह रहे हैं। उसके अनुसार लॉर्ड एक्टन के शब्दों में इनवर्टेड कोमा, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। मतलब जो भी व्यक्ति सत्ता के अंदर जाएगा वो भ्रष्ट होगा, स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट होगा। आप आज के संदर्भ में हम देखें तो जो भी व्यक्ति सत्ता में, जो भी पार्टी जाती है सत्ता में, चाहे वो कोई भी पार्टीज हो, तो वो तो वो सत्ता मनुष्य को, जो भी सत्ता का रक्षक होगा वो भ्रष्ट होगा। और जब पूर्ण रूप से सत्ता पूर्ण बहुमत में होगी तो वो निरंकुश सत्ता किसे कहेंगे? जो पूर्ण बहुमत में होगी, जिसका कोई विरोध करने वाला नहीं होगा और उस शासन की समझ शक्ति उस व्यक्ति के अगर हाथ में होगी तो निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। इसका अर्थ ये है। ऐसी स्थिति में दार्शनिकों को स्वेच्छाचारी शासन वे ही दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला होगा, जिनके निवारण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा की शासन व्यवस्था की है। आलोचना में दूसरा बिंदु है नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। नेक्स्ट भी जो बिंदु है आलोचना में, नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। मतलब जो राजा को शासन दिया उसमें जो 3 वर्ग बनाए उसमें क्या किया? हर व्यक्ति को बाध्य कर दिया, हर वर्ग को बाध्य कर दिया कि इस वर्ग का व्यक्ति ये निश्चित कार्य करेगा, शासक वर्ग निश्चित कार्य करेगा, सैनिक वर्ग निश्चित कार्य करेगा और उत्पादक वर्ग निश्चित कार्य करेगा। तो नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक मतलब आदमी इसके बाहर कुछ और नहीं सोच सकता, अपनी समझ से कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। और इससे क्या हुआ कि नागरिकों की स्वतंत्रता और उसकी जो बुद्धि का जो विस्तार था उसका अंत कर दिया गया। इसके अंदर लिखा है दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी कोई चेतना शक्ति नहीं होती। मतलब मशीन का पुर्जा क्या करता है? जब तक उसमें सेल या पावर होती है जब तक वो कार्य करता है, और जब तक उसमें कोई चीज़ एनर्जी पावर सोर्सेज नहीं होता तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। मानव को जड़ की स्थिति या पशुओं की स्थिति में पहुंचाने वाली व्यवस्था को किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। जो प्लेटो ने पशु जगत के जो उदाहरण दिए है ना, और जो पशुवत जो स्थिति में जो पशु जैसी स्थिति जो वाली व्यवस्था को कभी भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। प्लेटो की आलोचना में ये बिंदु कहे गए हैं। आलोचना का तीसरा बिंदु प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। उसका यह विचार है कि गुण और ज्ञान के धनी तो कुछ व्यक्ति ही होते हैं। क्या कह रहा है? गुण और ज्ञान के धनी तो कुछ व्यक्ति ही होते हैं। तो प्लेटो का मत क्या था कि गुणी और ज्ञान व्यक्ति कहाँ होंगे? सिर्फ अभिभावक वर्ग में, है ना। वो व्यक्ति ही शासन या राज सत्ता संभाल सकते हैं, वही व्यक्ति दार्शनिक राजा हो सकते हैं। उनकी दृष्टि में उत्पादक वर्ग का व्यक्ति शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ आप नोट करें। तो इसका अर्थ ये प्रजातांत्रिक समानता। प्रजातंत्र में क्या होता है? जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा थी, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत नारा होता है यही है। लेकिन इस व्यवस्था में क्या है? ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। उसमें क्या है? सिर्फ शासक वर्ग कौन होगा? जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग है, वही व्यक्ति दार्शनिक राजा बन सकेगा। प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वह अरस्तु की इस बात में, जो सामान्यतः अधिक सत्य है, विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। क्या कह रहा है? संपूर्ण सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। मतलब कोई भी वर्ग का व्यक्ति बुद्धिमान या गुणी हो सकता है, वो शासक का कार्य कर सकता है अगर उसमें वो निर्धारित योग्यता हो। अब दार्शनिक राजा की आलोचना में अगला बिंदु प्रतिनिधियात्मक शासन का विरोध। प्रतिनिधियात्मक
शासन का विरोध। प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत ने केवल प्रत्यक्ष वरन प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत अस्वीकार कर देता है। तो आलोचना में को जो अलग बिंदु था वो था प्रतिनिधियात्मक शासन का भी, रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति इस शासन व्यवस्था का जो पक्षधर है उसका भी प्लेटो विरोध कर रहा है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की आलोचना में पांचवा बिंदु, दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। पांचवा बिंदु, दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर। इसके अंदर प्लेटो कह रहा है, जो आलोचक कह रहे हैं, प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप से संपादन कर सकेंगे, इसमें भी बहुत अधिक संदेह हैं। अत्यधिक दार्शनिकता संकीपन उत्पन्न करती है और उनकी संकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। इतिहास हमें बताता है कि अब तक ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय जैसे जो दार्शनिक शासक हुए हैं उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा। इस संबंध में जोवेट ने लिखा है। जोवेट क्या कह रहा है अपने कथन में, इन्वर्टेड कॉमा, दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता। जोवेट क्या कह रहा है, दार्शनिक जो दार्शनिक राजा होगा वह तो बहुत आगे की भविष्य की बात सोचेगा या बहुत पीछे की बात सोचेगा या पीछे के बारे में सोचेगा। वो वर्तमान की जो स्थिति है उसके बारे में उसका कोई संबंध नहीं होगा। उसके द्वारा बिना किसी प्रकार की तैयारी और अनुभव के थोड़े ही समय में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा सकता है। इसका परिणाम निश्चित रूप से अहितकर होगा। क्या होगा, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की तैयारी और अनुभव के थोड़े ही समय में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा सकता है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से अहितकर होगा। अगर जो दार्शनिक राजा होगा वो क्या करेगा, क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा और उस परिवर्तन से क्या होगा वो राष्ट्र और राज्य के लिए अहितकर होगा। अब हम जो दार्शनिक राजा की आलोचना का जो छठा बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। छठा जो बिंदु है, विरोधाभासों से पूर्ण। विरोधाभास मतलब अलग अलग आलोचक, बहुत से आलोचकों, मतलब जो प्लेटो के जो विचार थे उसकी बहुत से आलोचकों ने बहुत सी आलोचना की। विरोधाभास मतलब विरोधाभास हुआ है। प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत विरोधाभासों से भी पूर्ण है। एक ओर तो वह अपने दार्शनिक शासक को असीम अधिकार प्रदान करता है, दूसरी ओर वह उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। मतलब जो प्रतिबंध दार्शनिक शासक था उस पर मैंने 4 प्रतिबंध बताए थे, है ना। प्रतिबंध लगाता है, वह निश्चित रूप से एक विरोधाभास है। बार्कर ने तो इसे, अर्नेस्ट बार्कर, उसने आलोचना करते हुए कहा है इन्वर्टेड कॉमा, रिपब्लिक का सबसे बड़ा रिपब्लिक को सबसे बड़ा विरोधाभास का है। पुरुषों तथा स्त्रियों के समान शिक्षण तथा कार्य और पत्नियों के साम्यवाद का विरोधाभास से भी बड़ा। क्या कहा है, जो स्त्रियों और पुरुषों में समान शिक्षा की व्यवस्था तो करता है लेकिन कार्य में पत्नियों का साम्यवाद, जो पत्नियों को साम्यवाद दिया है वो एक ज्ञानी पुरुष या एक शिक्षित व्यक्ति इस तरह के जो विचार है वो नहीं रख सकता। तो प्लेटो ने इस विरोधाभास की इस विचारों की आलोचना की है कि विरोधी जो बात है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए, स्त्री को पुरुष के समान शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी तरफ पत्नी को साम्यवाद दे रहे हो आप लोग कि एक शिक्षित वर्ग ऐसा करेगा जो अपने पत्नी
के एक पति के बहुत सारे पति या वो एक पति के बहुत सारी पत्नियां, इस तरह की व्यवस्था एक शिक्षक व्यक्ति जो शिक्षित होगा या ज्ञानी होगा वो इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। दार्शनिक राजा की आलोचना का अंतिम बिंदु, स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट और अंतिम पॉइंट है, स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था। पॉइंट को नोट करें आप लोग कि कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था। प्लेटो क्या चाह रहा था? प्लेटो की महत्वाकांक्षा प्लेटो की महत्वाकांक्षा क्या थी कि वो भी अपने राष्ट्र यूनान या एथेंस में सम्राट या राजा बने। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत उच्च थी, तो वो भी चाहता था कि वे स्वयं शासक बनना चाहता था। वो शासक बनके खुद असीमित शक्तियों का प्रयोग करना चाहता था, तानाशाह बनके राज कार्य को संपन्न करना चाहता था। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने अपनी दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से जो अपने विचार है, उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए अपने जो ज्ञान का उसने विस्तार किया, तो वो क्या था कि दार्शनिक शासक की धारणा को खुद शासक बनकर इसको प्रतिपादित करना चाहता था। पॉपर का कथन है, कॉल पॉपर है ना, कॉल पॉपर पूरा नाम नहीं दिया है इसमें। पॉपर का कथन है, इन्वर्टेड कोमा, दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। कॉल पॉपर जो उसका बहुत बड़ा आलोचक रहा है, उसने यहाँ तक कह दिया है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है। प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है और रिपब्लिक में उसने एक तरह से खुद को राजा बनाने का संपूर्ण दावा कर दिया है। क्या किया? प्लेटो को संपूर्ण जो दावा था कर दिया है ना। वस्तुतः दार्शनिक शासक की कल्पना को वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। वस्तुतः दार्शनिक शासक की कल्पना को वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण है, इतिहास में कभी भी ऐसे दार्शनिक नहीं देखे गए। स्वयं प्लेटो सिराक्यूज के डियोनिसियस को आदर्श दार्शनिक राजा बनने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। ठीक है, तो निष्कर्ष से हम ये इतिहास में इस तरह के जो दार्शनिक राजा की कल्पना जो प्लेटो ने की है, उस तरह के राजा इतिहास में नहीं देखे गए हैं। तो ये थी प्लेटो की दार्शनिक राजा के बारे में कि प्लेटो को दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, उसकी दार्शनिक राजा को जो शासन है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या बाध्यता, उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, प्लेटो के दार्शनिक राजा की क्या क्या आलोचना होनी चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम अगला जो पॉइंट आएगा प्लेटो का आदर्श राज्य, उसकी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में जानेंगे कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में क्या कहा। थैंक यू।